मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अस्पष्टतावश आने का कार्यक्रम न होते हुए भी डॉक्टर साहब का अनुरोध और मेरी इनसे एक आत्मीय मित्रता तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आप लोगों के बीच में चलाया। ये मेरा सौभाग्य है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति साधुवाद करता हूँ। मेरे पुराने साथी जो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को याद होगा 2006 में जब राजगढ़ में बीएड कॉलेज खुला था तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्पेक्शन करने जब गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई थी। आपने अपनी 2 पुस्तकें भी मुझे दी थी और उसके बाद डॉक्टर साहब की यात्रा जो है वो पीक ऑफ द प्रोग्रेस की तरफ चलती गई और मैं इनका परिचय मधुमती इत्यादि के माध्यम से देता है। यदा कदा आपके बारे में डॉक्टर साहब से चर्चा हो जाती थी। कतिपय पुस्तकों में जब आपके कुछ शब्द पढ़े तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूँ। आज इस मंच पर आपको देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं उन्हें विनम्रता सहित आपका अभिवादन करता हूँ। मैं अपनी बात को 4-5 मिनट में संक्षेप में रखूँगा। 1985 में डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। डॉक्टर गोपाल हांडा ने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी कालचक्र, और उस कालचक्र के बाद में जब हमारी मुलाकात हुई, साहित्यिक चर्चाएँ हुई, तो मैंने इनसे यही कहा कि जो प्रयास करता है कालचक्र उसको अपने आप ही गतिमान कर देता है और आपका ये कालचक्र जो है उसका मूल्यांकन समय स्वयं ही करेगा। उसके बाद आप निरंतर लिखते गए। पहले डॉक्टर साहब की जो कविताएं होती थी कुछ ज़्यादा गंभीर होती थी और धीरे धीरे डॉक्टर साहब का जो लेखन है वो जिस स्तर पर पहुंचा तो मदन भाई एक पुरानी बात याद आ गई कि एक व्यक्ति कमाने के लिए कहीं जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, वो रुक गया। बैठे बैठे जब नींद आ गई, सुबह जब उठा तो उसने क्या किया कि वहाँ लकड़ी पड़ी थी, उसको तराश करके उसने मूर्ति बनाई। 7 वर्ष के बाद वो उसी रास्ते से वापस आया तो उस मूर्ति का एक विशाल मंदिर लोगों ने खड़ा किया। उसका पूछा भी ये पहले तो नहीं था, बोले कि बहुत चमत्कारी मूर्ति है। अब वो शिल्पकार जब मंदिर के अंदर गया, अपनी मूर्ति को पहचान गया, ये तो मेरी बनाई हुई मूर्ति है, तो वहाँ उसके द्वारा एक पंक्ति कही गई कि ए बुद्ध तरक्की इसको कहते हैं, ए बुद्ध तरक्की इसको कहते हैं। न तड़के थे तो पत्थर थे और तड़के तो खुदा बन गए। मैं डॉक्टर हांडा को साहित्य के क्षेत्र में आज अगर सर्वोच्च स्थान के अंदर एक स्थान दूँ तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छे सहयोग के लिए। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसको उन्होंने आत्मा से अनुभव न किया। उन्होंने इसी पुस्तक में बताया है कि हम मित्र से क्या अपेक्षा नहीं कर सकते, माँ से क्या अपेक्षा नहीं कर सकते, अन्य से हम क्या नहीं कर सकते। और बहुत स्पष्ट शब्दों में एक जगह जाकर के यहाँ तक कह देते हैं कि किसी का भी पूजा करके आप कभी ऊंचाइयाँ छू नहीं सकते। ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के साथ साथ चाहे गाँव का वो एक तालाब हो, गाँव का पेड़ हो, अपनी पुरानी यादें चाहे वो आज कहीं भी छूट गई हो, लेकिन वहाँ की प्रकृति को भी डॉक्टर साहब ने कभी अपने मन से
आपने अपने आप को लोक से जोड़ा। एक सामान्य व्यक्ति, निश्चल व्यक्ति, जिसके हृदय में कोई द्वंद्व नहीं, कोई छल नहीं, कपट नहीं, उसको आपने अपना पात्र बनाया। मैं समझता हूँ कि ये जो मंथन है, इसके आगे भी डॉक्टर की कृतियाँ निरंतर आती रहे। मैं स्वर्गीय योगेंद्रनाथ जी हांडा को चाचा जी कहा करता था, क्योंकि पिताजी उनसे बड़े थे। और उन्होंने एक दिन कहा कि अरे तुम लोगों क्या साहित्य में गिफ्ट करते रहते हो, मैंने भी बहुत लिखा है। मैंने कहा कि बताइए। थोड़ा सा ले नजर लिखते थे। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ सीखी। मैं और डॉक्टर साहब बैठे और उसके बाद में डॉक्टर साहब की भी एक इच्छा थी और उन्हीं की कविताओं का एक संकलन कालजयी नाम से लिखा गया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं डॉक्टर साहब को परंपरा से भी कुछ ऐसे गुण मिले कि जहाँ मानवीयता से ओतप्रोत रचनाएँ इन्होंने प्रस्तुत की। मैंने इनसे स्पष्ट कहा कि आपका अन्य क्षेत्रीय जीवन कैसा भी हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किंतु साहित्यिक जीवन जो है वो आपका बहुत परिपुष्ट है और इसे निरंतर कठिन है। मैंने तो डॉक्टर साहब आज एक बात कही थी, मैं जान नहीं पाया, भाई साहब का नाम मैं विस्तृत कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा क्योंकि मेरे कोर्ट का समय हो रहा है, मेरा वो है, ये सही बात है, समय सबका कीमती होता है। बीकानेर के अंदर एक बार कुछ साहित्यकार मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब संडे को अलग जगह हम आपको बुलाएंगे। तो मैंने कहा नाम क्या है संसद में? उन्होंने बताया था राष्ट्रीय कवि चौपाल बीकानेर। उस राष्ट्रीय कवि चौपाल की विशेषता क्या है कि 574 गोष्ठियाँ उनकी हो चुकी और हर संडे को वो कार्यक्रम करते। तो छुट्टी का दिन जैसा आपने फरमाया था होता है, तो उसमें लोग काफ़ी संख्या में भी आते हैं। लगभग काफ़ी साहित्यकार का इस्तेमाल किया मिलना जुलना। तो खैर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब आपके लिए तो मैं मेरा था कि कोई शब्द कह ही नहीं सकता। आपके तो बहुत आशाएँ हैं समाज को। आपके लिए मस्तान बीकानेरी की 2 पंक्तियाँ अर्ज कर रहा हूँ। मस्तान साहब बहुत पुराने शायर हुए बीकानेर के। उन्होंने एक जगह लिखा है, हम चमन में आशियाना तो बनाएंगे जरूर। ये डॉक्टर साहब को घटित होगा। हम चमन में आशियाना तो बनाएंगे जरूर, आसमां बिजली गिराएगा तो देखा जाए। हम चमन में आशियाना तो बनाएंगे जरूर, आसमां बिजली गिराएगा तो देखा जाए। और डॉक्टर समय की पाबंदी को देखते हुए मैं आपके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि गालिब साहब के भी गुरु में मीर तकी नहीं, और मीर तकी मीर साहब ने एक जगह लिखा है, वो पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि यारों को कदूरते हैं आज हमसे, यारों को कदूरते हैं आज हमसे, जिस रोज की जाएंगे हम इस आलम से। यारों को कदूरते हैं आज हमसे, जिस रोज की जाएंगे हम इस आलम से, उस रोज खुलेगी साफ सब ये बात, इस बज़्म की रौनक थी हमारे। मैं आप मेरे छोटे भाई हैं, उस नाते में आपको आशीर्वाद देने का अधिकार रखता हूँ। आपका पुराना मित्र हूँ, आपके प्रति मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन जवाब किया तो आप जब अस्पताल में एडमिट थे, तो मैंने इन्हें यही कहा था, मैंने कहा आपके साथ संघर्ष ये भी व्यक्ति अस्पताल से ज़्यादा निर्भर नहीं करता। और इसके चौथे दिन मैंने इनसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें नजर आ गया हूँ। तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबकी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि
आप निरंतर स्वस्थ रहें, लिखते रहें और हम सब के बीच आते रहें, कार्यक्रम करवाते रहें और मेरे जैसों को भी बुलाते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।